दिखने में बीस्ट नहीं है, ये एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल थी वो ज़माने की। क्योंकि वो टाइम पे यामाहा ने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ करके दिखाया था कि ऐसी फुल फेयरिंग में। तो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पेश राणे व्लॉग्स। और ये नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने पास है कुछ डिफरेंट मशीन। तो आज कुछ ऐसे स्पेशल डे नहीं है, बट आज हम लोग जाने वाले हैं। तो आज अपने पास एक अलग टाइप की मोटरसाइकिल है ना, कुछ बहुत बड़ी मोटरसाइकिल नहीं है बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जो कि है R15 वर्जन 1। तो ये रही अपनी FZ, ये रही R15। तो आई होप गाइज आप सभी को एंगल सही से आ रहा रहेगा और बाइक का विजन और सामने के रोड का विजन अच्छी तरीके से दिख रहा रहेगा। सो मेरे लिए ये बाइक इसलिए स्पेशल है क्योंकि देखो, बाइक आने के बाद तो मतलब अभी 2008 में ये वर्जन 1 लॉन्च हुआ था, R15 यामाहा वर्जन 1। सो उसके बाद तो अभी 2018 और ये 4 साल, सो 14 साल हो गए ये बाइक को लॉन्च होने के बाद। और ये शायद से कब का मॉडल है मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये बाइक बिलोंग करती है मेरे एक फ्रेंड को, राहुल को, जिसको लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी फ़िलहाल विक्रोई। सो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या भाई तू भी अभी 2008 का मॉडल बता रहा है और बोलता है मेरे लिए ये बाइक स्पेशल है। हाँ भाई, मेरे लिए ये बाइक स्पेशल है। ये कहेंगे कि अभी वर्जन 2 आ गया, वर्जन 3 आ गया, वर्जन 4 भी आ चुका है लास्ट ईयर। सो तू अभी वर्जन 1 को लेके पीछे क्यों बढ़ गया? वर्जन 1 मेरे लिए स्पेशल इसलिए है, ये बताता हूँ। पहले ये ग्लव्स पहन लेता और ग्लव्स पहनने के पीछे का भी रीज़न बताता हूँ आपको, क्योंकि ग्लव्स पहनना ये बाइक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है या शोशा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ, वैलिड रीज़न है। ज़रा यहाँ पे साइड में खड़ा रहता हूँ, अभी हाईवे कनेक्ट कर दिया और पहले ग्लव्स पहन लेता हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं तो सिटी में ग्लव्स पहनता नहीं हूँ, बट ये गाड़ी पिछले 6 दिनों से मेरे पास है और कसम से कह रहा हूँ बाकी सब कुछ ठीक है, बट इसका जो राइडिंग पोस्चर है जो कि अपने को बिल्कुल भी नहीं जमता। क्योंकि मेरे FZ में मैंने बड़ा हैंडल लगा के रखा है, फुल ऑन अपना तो टूरिंग कैटेगरी वाला सीन है, और जो कि अपन करते भी है टूरिंग। इसके मिरर बहुत बड़े और मस्त लगते हैं मुझे। तो टूरिंग का सीन है अपना। और ये बाइक ठहरी स्पोर्ट्स कैटेगरी की, सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स है नहीं हालांकि, बट वही कैटेगरी में इसका पोस्चर आता है। जब आप बैठते हो इसके ऊपर तो पूरा आप बेंड होके बैठ जाते हो। रुको, एम्बुलेंस को जाने दो। सो पूरा बेंड होके बैठने की वजह से आपका वेट जो है पूरा हैंडल पे आ जाता है, और हैंडल पे वेट आने की वजह से ये जो ग्रिप दिख रही है आपको, जो राहुल ने डाल के रखी है उसके बाइक में, ये जो ग्रिप है ना थोड़ी नोकीली है, बट ये अभी नहीं फील होती जब स्टार्ट में अपन लोग चलाते हैं। जब ये फर्स्ट दिन पे मेरे पास थी और राहुल को छोड़ने के लिए मैं जो जहाँ पे हम लोग लाने जा रहे हैं वहीं पे गया था, तो वो टाइम पे मैंने लगभग ये बाइक पूरा थाने से लेके जाके पवई से वापस लेके आया था। तो 60-70 किलोमीटर समथिंग चला ही थी, अराउंड 60 किलोमीटर। तो तब जाके मेरी जो फट के हाथ में आई थी, आपको ये फ़ोटो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देख के आप समझ सकते हो कि हाथ मेरा कितना ज़्यादा लाल हो गया था और बहुत ज़्यादा दुख रहा था। और मेरे को आदत भी नहीं है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक चलाने की, तो बहुत ज़्यादा तक, तो इसलिए मैंने स्पेशली ग्लव्स पहने भाई, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। तो आते हैं पॉइंट पे कि वर्जन 1 मुझे इतनी क्यों पसंद है। देखो भाई, हर बाइक का है ना, हर एक अलग फील होता है, एक अलग कहानी रहती है हर बाइक पसंद आने के पीछे की। मुझे ये बाइक पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि ये बाइक जब लॉन्च हुई थी ना, तब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। किस्सा हुआ था इस बाइक का फ़ैन होने के पीछे का। वो टाइम पे मॉम मुझे लेने आई थी स्कूल से, वैसे हम लोग आ रहे थे। एक हम लोग के एरिया में ऐसी बाइक्स बिल्कुल भी देखने का चांस ही नहीं था। दहीसर में तो ना के बराबर थी। जब ड्यूक भी आई थी तब तो हम लोग ने ऐसा बहुत बड़ी बात हो गई थी कि अरे ड्यूक वगैरह, ऐसी बाइक USD फोक्स वगैरह, वो सब अलग से। ऐसी फुल फेयरिंग वाली बाइक हम लोग के एरिया में बिल्कुल भी दिखा नहीं करती थी। हम लोग के, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे, मैं और मम्मी ऐसे साइड से जा रहे हैं और मेरी नज़र एक बाइक पे गिरी, और वो ब्लैक कलर में फुल फेयरिंग यामाहा वर्जन 1 उस पर लिखा हुआ था। वो देख के मैं वो बाइक के पैर में गिर गया भाई साहब। फर्नीचर वाला तो उसका शॉप है, उसके शॉप के बाहर नई चमचमाती हुई ये बाइक खड़ी थी, और भाई साहब मुझे तो फर्स्ट टाइम में इस पर पैर आ गया था, और जो मज़ा आ गया था इसको देख के। और बोला मम्मी रुको, मुझे देखना है ये बाइक। मुझे कुछ नहीं, 5वीं के लड़के को क्या समझता रहेगा बाइक का। आई थिंक यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इसलिए ट्रैफिक जाम
जाम है। मैंने 5 मिनट पूरा उस बाइक का वॉक अराउंड किया था। हाँ, हालांकि इतना समझता नहीं था, बट इतना तो पता था कि भाई ये महंगी बाइक है बहुत ज़्यादा, और इसको अपने को हाथ नहीं लगाना, अगर कुछ हो गया तो मम्मी बहुत ज़्यादा मारने वाली। तो मुझे इसका कुछ मतलब नहीं पता चला। बाद में आने के बाद मैंने दोस्तों को बताया वगैरह, ऐसी बाइक देखी मैंने, धूम पिक्चर की बाइक देखी, ये वो लोग भी मतलब वो टाइम पे बहुत बड़ी बात। तो इसलिए ये मैं पर्टिकुलर मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और बाद में जब मुझे जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके बाद में जब मैंने ये बाइक के बारे में नॉलेज जुटाई, और जब मुझे पता चला कि ये बीस्ट सिर्फ दिखने में बीस्ट नहीं है, ये एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल थी वो ज़माने की। क्योंकि वो टाइम पे यामाहा ने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ करके दिखाया था कि ऐसी फुल फेयरिंग में अपने यहाँ पे इंडिया में कोई भी बाइक नहीं बनती 150 सीसी में, और ये रेवोल्यूशनरी काम करके दिखाया था यामाहा इंडिया ने 2008 में। और आई एम टेलिंग यू, हर कोई बंदा जो ये मोटरसाइकिल वो टाइम समझता था वो इस गाड़ी का दीवाना हो गया था। कि बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चला था, तब मुझे पता चला कि भाई वो टाइम पे यामाहा ने 150 सीसी में 17 bhp की गाड़ी निकाली। और 17 bhp की गाड़ी आई एम टेलिंग यू वो टाइम पे शायद ही कोई थी, अगर थी भी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फुल फेयरिंग में। और 17 bhp की गाड़ी 15 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 149 सीसी थी ऑन पेपर। 150 सीसी की कैटेगरी को ये टक्कर देने के लिए आई थी। अगर मैं 2008 में ये 22 से 24 साल का लड़का होता था तो आई एम टेलिंग यू 97,000 एक शोरूम प्राइस में ये बाइक आती थी, और मैं ज़रूर ये बाइक लेता था। हालांकि ये लोन या और चीज़ें भी करके ऑन रोड आते आते 1 लाख से 1,20,000 तक जाती थी। बट ठीक है यार, मतलब ये वाली मोटरसाइकिल 2008 में लेके घूमना मतलब तुम्हारे एरिया का जॉन इब्राहिम कह रहा था तुम्हारा भाई। और बोलो और क्या चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। जैसे जैसे टाइम गया उसे और भी कंपनीज़ को मार्केट पता चला कि भाई फुल फेयरिंग का मार्केट इंडिया में है। इंडिया में लोग गरीब नहीं है। होंडा ने आई थिंक वही टाइम पे फिर CBR 150 लॉन्च कर दी थी फुल फेयरिंग में। उसके बाद CBZ वगैरह हीरो ने वगैरह लॉन्च कर दी। और ये देखो मेट्रो जा रही है हाईवे के एकदम बाजू से। ये शॉट मुझे बहुत टाइम से लेना था। और भाई साहब इसमें और भी बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी वो प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि लिक्विड कूलेंट वो टाइम पे आया था। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम ब्रो, वो टाइम पे 150 सीसी 97,000 की गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर आता था भाई। ये आज भी लेने जाए ना तो 2-3 हज़ार का आता है। आज लोगों को लगता है कि भाई फ्यूल इंजेक्टर एकदम छोटी सी चीज़ है, क्या है। वो टाइम पे जब कार्बोरेटर की गाड़ियाँ बिकती थी, बहुत से मैकेनिक्स को कार्बोरेटर ही सर्विस करने आता था। वो टाइम पे मतलब फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी समझना मतलब लोकल मैकेनिक को तो बहुत बड़ी बात। उसके बावजूद भी यामाहा ने ये रेवोल्यूशन लाया। फिर अभी तो ऑलमोस्ट बहुत सारी गाड़ियों में 150 सीसी की फ्यूल इंजेक्टर आता है। डिजिटल मीटर ब्रो, डिजिटल मीटर एनालॉग। आई थिंक यामाहा ने ही FZ में लाया था फर्स्ट टाइम फुल डिजिटल मीटर। और इसको R1 के कैटेगरी का बनाने के चक्कर में उन्होंने एनालॉग कम डिजिटल मीटर दिया था। एक साइड राइट साइड में एनालॉग मीटर और लेफ़्ट साइड में डिजिटल मीटर दिया था। मेरे जैसे बंदे तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए थे ये बाइक के। हालांकि अभी पता चल रहा है कि इसको चलाने में बहुत मशक्क़त है और लॉन्ग टूरिंग के लिए बिल्कुल भी बनी नहीं है। और अपना थैंक यू। और अपना मेन पैशन जो है लॉन्ग टूरिंग है अभी फ़िलहाल। देखो ना, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे राइडिंग पॉइंट से तो कोई कहेगा कि ये मैं 150 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। मतलब लुक देखो यार, जेट्स की लगती है 1 सेकंड के लिए। और न्यूटन मीटर और BHP की बात मैं इसलिए इतना हाईलाइट करके बता रहा हूँ क्योंकि भाई साहब अभी वर्जन 1 था ये। वर्जन 2 और वर्जन 4 का मुझे इतना पता नहीं है, बट वर्जन 3 का मुझे थोड़ा बहुत है पता, क्योंकि मेरे एक दोस्त के लिए हम लोग देख रहे थे। जब लेंगे तब बताएंगे। उसके लिए हम लोग देख रहे थे तो उसके लिए उसका मुझे स्पेसिफिकेशन पता है। और तब वो स्पेसिफिकेशन जान के भी मेरे लिए ये गाड़ी की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि भाई मतलब 2018 में 10 साल बाद इसका वर्जन 3 लॉन्च हुआ था। और उसके बाद भी उसका BHP आपको पता है कितना था। मतलब इसका तो 17 था BHP और वो गाड़ी का BHP 18.6। और न्यूटन मीटर पावर देखेंगे तो सेम ही है, आई थिंक 15 ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो
मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर यार। 1.6 से BHP बढ़ा दिया है, न्यूटन मीटर सेम है, इंजन ट्यूनिंग सेम है, आई थिंक उसको लिक्विड कूलेंट ही है शायद, और सिर्फ बाहर से मॉडिफिकेशन चेंज। और जैसे कि R1M आती थी वो कैटेगरी का उसको बना के कि उन्होंने थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स और ABS दिया, ड्यूअल चैनल ABS आ गया था। ये इसके टाइम पे ड्यूअल चैनल ABS नहीं था, फिर भी इसका ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे FZ से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है मैं कहूँगा। ड्यूअल डिस्क है ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने अलग से कुछ करके दिखाया था, मार्केट पूरा चेंज कर दिया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। यामाहा को भी ऐसे सोचना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि फुल फेयरिंग में कैसा रहता है कि पीछे की सीट है ना बहुत ज़्यादा नैरो रहती है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते, प्रैक्टिकल नहीं रहती बेसिकली। वो टाइम पे मार्केट अलग तरीके से ये लोग एक बाइक लॉन्च कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात इंडियंस अपने सिर्फ गर्लफ्रेंड्स को बैठ के गाड़ी नहीं चलाते, हम लोग हमारी मॉम को भी बिठाते हैं पीछे, साड़ी पहनते हैं लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा। सो वो टाइम पे उन लोग को ये भी सोचना था कि बैक सीट भी, कम्यूटर बाइक है ऑब्वियस सी बात है, 150 सीसी के लिए ले रहा है बंदा, तो जाके MotoGP तो खेलने वाला नहीं है, वो चलाने वाला तो सिटी में है। तो इसका सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि अपने फैमिलीज़ को लेके जाने के लिए या सिटी में चलाने के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो उस बेसिस पे उन लोगों ने बैक सीट जो है इसकी प्लेन रखी, हालांकि ऐसे एकदम शार्प नहीं रखी जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स में रहती है, और इसके वर्जन 2 में वगैरह लाई। उन लोग ने चांस लिया था कि ये मार्केट में ये गाड़ी चलेगी कि नहीं। जैसे इसके सेल्स वगैरह बढ़े, ये गाड़ी ने धूम मचा दी, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वर्जन इन लोग को निकालना था, पूरा चेंज करके उन लोग ने निकाला जैसे एग्जैक्ट, और इसका बैक जो है एकदम शार्प बना दिया था। हालांकि वो भी कंफर्टेबल था बट उतना नहीं जितना ये बाइक का है। और मैन्यूएबिलिटी में भी देखने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऐसे नहीं कि हाला पूरा झुक के अपन बाइक नहीं चला रहे हैं। और टैंक जो है 12 लीटर का है, और इसका साइज़ जो है ज़्यादा लंबा नहीं बना है, उसके वजह से ये बाइक इतनी भी झुक के चलाने की ज़रूरत नहीं लगती, और बीच बीच में आप ऐसा रेस्ट लेके भी चला सकते हो। एक्चुअली राहुल का एक कॉल आया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्चुअली उसको मैंने कहा था कि तू पनवेल पहुँचेगा तो मुझे कॉल कर, तो मैं घर से निकलता हूँ और मुझे उसको पिक करने जाना है विक्रोई। उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे, बट आज इतना नहीं लग रहा है ग्लव्स की वजह से। और R15 ज़्यादा चलाने वाले रहोगे तो मैं तो बोलता हूँ ग्लव्स पहन ही लो, क्योंकि ग्लव्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो मटेरियल है ना, ये वाला ग्रिप के ऊपर दबा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से आपका हाथ को इतना तकलीफ़ नहीं आता, उस पर प्रेशर नहीं आता। कि टॉप स्पीड अराउंड कंपनी क्लेम करती थी कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागती थी। पे ट्राई नहीं किया, हाई स्पीड इतना पसंद नहीं अपने को सेफ्टी के रीज़न से। और इसका माइलेज अराउंड 35 से 45 बताती थी कंपनी, बट 40 पकड़ के चलो आप कौन सा भी यामाहा ले लो। सो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास FZ है और ये भी यामाहा की बाइक, और ऑब्वियस है हम लोग पहले से यामाहा के फ़ैन बॉय है। मैंने वर्जन 3 भी चलाई है, वर्जन 2 भी चलाई है, अभी वर्जन 1 भी चला रहा हूँ, ये शायद मैंने सबसे लास्ट में चलाई है। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि यामाहा की कौन सी भी बाइक चला लो, पावर डिलीवरी का वगैरह फ़र्क पता चलेगा, बट उसका मैन्यूएबिलिटी जो है ना, जिस तरीके से आप चलाते हो और जिस तरीके से गाड़ी आपको कनेक्ट करके चलती है, थोड़ा अनसेफ है या ऐसे कभी फील नहीं होगा आपको। ऐसे हर बार गाड़ी आपको कंट्रोल में ही लगेगी, कितनी भी भगा लो, कैसी भी भगा। सो वो एक चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार यामाहा की। तो मैंने क्यों नहीं R15 ली, ये सवाल अगर किसी को आ रहा रहेगा तो बता दूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था। जब मैं बाइक ले रहा था, जब मैंने स्टार्टिंग के ऑप्शंस देखे थे, तो वो टाइम पे वर्जन 2 आया था। मैंने बाइक ली तब मेरे पास अच्छी पार्किंग नहीं थी, इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया। सो अभी ये वाले एंगल से बहुत सारी बातें हुई। मुझे ये वाला एंगल एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के बाइक में सेट करके देखना था, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स में देखा है कि ये वाला एंगल यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे नीचे थोड़ा किया, अभी थोड़ा सा विंडशील्ड आ जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। सो एंगल तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, तो अभी ये एंगल से थोड़ा शूट करते हैं। हालांकि अभी थोड़े ही किलोमीटर बाकी है। तो कैसे लग रहा है आप सभी को यहाँ से वहाँ बैठ के? और ट्रैफिक में आई थिंक ये व्यू अच्छा आएगा। और ये बाइक का सीटिंग पोजीशन आपको बताने के लिए मैंने ये व्यू लिया कि पूरा बेंड होके बैठना पड़ता है। सो गाइस जस्ट पहुँच चुका हूँ पवई लेक, और पीछे है पवई लेक, ये देखो।
और आपको एक स्पेशली एक चीज़ बतानी थी, ये देखो R15 चलाने के बाद ग्लव्स पहनने के बावजूद भी हाथों की हालत देखो। ये इसकी बात कर रहा था मैं, और गर्दन में भी बहुत ज़्यादा पेन है। GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए इससे और शूट नहीं कर पाया। तो अभी राहुल को कॉल लगाते और पूछते कहाँ पे है। क्रोड़ी में कहीं पे तो एड्रेस भेजने वाला था, अभी तक भेजा नहीं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज मुंबई। तो राहुल को यहाँ पे आने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा। पे मैं खड़ा होके पवई लोग पे बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं। पहले तो मुझे लगा कुछ सीन हो गया इसलिए इतना कर दिया, बट फिशिंग करते हुए देखने के लिए लोग जमा है। वो चाचा दिख रहे वहाँ पे, इनको एक मछली लगी भी थी और किनारे पे खींच के लाने तक इनकी मछली निकल गई। टाइम मैं देख रहा हूँ कि पवई लेक पे फिशिंग भी होता है, अच्छी बात है। अभी वेट कर रहा हूँ क्या करूँ, तब तक देखता हूँ ये सब फिशिंग फिर निकल जाए। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे आपको बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 100 वीडियोस जो है अपने चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं और ये वाला वीडियो जो है 100वां वीडियो है। तो बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो जो अगले संडे को आएगा वो जो है या तो एक ट्रैवल वीडियो होगा, या तो जैसे कि पता है कि गणपति पास में आ रहे हैं और मुंबई में गणपति की बहुत ज़्यादा धूमधाम होने वाली है, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन सारे हट गए 2 सालों के बाद, और फाइनली जाके गणपति का त्यौहार जो है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो शायद वो भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। बाय बाय।